अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। प्राण प्रतिष्ठा असल आज़ादी है, भागवत के बयान पर राहुल गांधी ने की सख्त तनकीद, कहा यह गद्दारी है। राहुल गांधी ना तो मुल्क को समझते हैं और ना ही आइन को समझते हैं, रविशंकर प्रसाद का रिमार्क। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है, संजय सिंह का दावा। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आज चीफ दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूम रही हैं जैसे जंगल में हिरन घूमता है। भदौरी की एक मरतबा फिर खातून चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाशाइस्ता ज़बान। राजौरी के सरहदी जिले के गांव में 3 खानदानों में दर्जन से ज्यादा अमवात। सकीना इट्टू ने कहा अमवात किसी पुरस्कार बीमारी से नहीं हुई है। ज़कात सेंटर इंडिया की रोशन मुस्तकबिल की तरफ पेशरफ्त, ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिकीन तक पहुंचना हमारा मकसद। 2000 वर्कशॉप के इख्तिताम पर एस अमीनुल हसन और अब्दुल जब्बार सिद्दीकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और नेतन्याहू ने नाराज वजीरों से किया कंप्रोमाइज, कहा सीज फायर डील की ताईद के बदले यहूदी बस्तियों को फैलाएंगे। और पेश हैं खबरें तफसील से। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम खालिदा जिया और दूसरों को करप्शन के केस में बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को खालिदा जिया, तारिक रहमान और दूसरों को जिया आर्फनेज रुश्वत केस में बरी किया। चीफ जस्टिस सैयद रफत अहमद ने यह फैसला सुनाया। इससे कबल एक निचली अदालत ने उन्हें कसूरवार करार दिया था और सजा सुनाई थी। 89 साला खालिदा जिया फिलहाल लंदन के एक अस्पताल में शरीक हैं। वो कई आरज़ों का शिकार हैं जिनमें आर्थराइटिस, डायबिटीज के अलावा जिगर और गुर्दे की बीमारियां भी शामिल हैं। खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कारगुजार चेयरमैन तारिक रहमान इस केस के शरीक मुलजिम हैं जो लंदन में जिला वतन हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से कायम की गई एक कमेटी ने एक साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है जिन पर खालिस्तानी मिलिटेंट गुरुपनंत सिंह पन्नू को हलाक करने का नाकाम कोशिश का इल्जाम लगाया गया है। पन्नू अमेरिका और कनाडा का शहरी है। जिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है उसकी पहचान सिर्फ कोडिनियम CC1 की हैसियत से की गई है। इस मसले पर इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात पहले ही खराब हैं। 2023 में अमेरिका में पन्नू को हलाक करने की कोशिश के इल्जामात सामने आने के बाद ये कमेटी बनाई गई थी। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक CC1 की पहचान FBI ने विकास यादव की हैसियत से की है जो रॉक का ऑफिसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि CC1 अब इसके लिए काम नहीं करता। वजारत दाखिला ने बताया कि कमेटी ने कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने RSS चीफ मोहन भागवत के इस बयान की तनकीद की जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया को 1947 में आज़ादी नहीं मिली बल्कि इसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए आज़ादी हासिल की है। राहुल गांधी ने भागवत के बयान को गद्दारी करार दिया और कहा कि सिंह ने दस्तूर की भी मुखालिफत की थी और अंग्रेज़ों का साथ दिया था। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे आज़ादी के लड़ाई के सिपाहियों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कई कुर्बानियां दी। राहुल गांधी ने कहा कि भागवत तारीख को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई महज बीजेपी और RSS के खिलाफ नहीं बल्कि इंडिया स्टेट को बचाने के लिए है।
I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा एलओपी राहुल गांधी के बयान पर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि कभी कभी राहुल गांधी जो कहते हैं वो समझ से बालातर होता है। बीजेपी और आरएसएस से लड़ते हुए वो हिंदुस्तानी रियासत से लड़ने लगते हैं, इसलिए समझ से बालातर है कि वो क्या कहना चाहते हैं। इस समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। हाँ, वही तो कहते कहते जब वो इंडियन स्टेट का जिक्र करते हैं तो अगर वो भारत से ही अगर इसकी अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो फिर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। आप बोलते बोलते आप इतना आप नहीं बोल सकते एग्रेशन में कि आप देश से ही आप युद्ध अपना शुरू कर दें, देश से ही आप अपनी लड़ाई खड़ी कर दें। आज बहरहाल राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी न तो मुल्क को समझते हैं न आइन को, और आज पूरी हिंदुस्तानी रियासत की मुखालिफत करने की बात करते हैं। उनकी जबान एक माओ नवाज की है और हम इसकी मुकम्मल मजामत करते हैं। जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है और हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मैं संसद में भी उनको समझा चुका हूं, उनकी आलोचना कर चुका हूं। न वो हिंदुस्तान समझते हैं न संविधान समझते हैं, इसलिए अनाप शनाप बकबक करते हैं। अपने तो कम पढ़ते हैं, जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो माओवादी हैं। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है और सरिता सिंह रोहताश नगर में इलेक्शन जीतेंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मसाइल पर इलेक्शन लड़ रही है। चुनाव लड़ रही है, जो दो बड़ी घोषणाएं हमने की है, जिसमें 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि और संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए, इसका एक व्यापक असर है। जितनी भी हमारे पहले की योजनाएं हैं, फ्री की योजनाएं, वो जारी रहेंगी और लोगों को ये भरोसा है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल की गारंटी पे जनता वोट दे रही है। इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उनकी दिमागी सेहत पर शुबहत का इजहार किया है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी का दिमागी इलाज कराना चाहिए। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि लीडर ऑफ अपोजिशन जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से मंसूब बयान में कहा गया कि अपोजिशन सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रही है। नड्डा ने कहा कि इस बीच से इससे बदनुमा असर सामने आ गया है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने सवाल किया कि अगर राहुल गांधी समझते हैं कि अपोजिशन स्टेट से लड़ रही है तो उनके हाथों में दस्तूर की नकल क्यों है। सीनियर बीजेपी लीडर रमेश बेदोरी ने एक बार फिर तनाज़ा पैदा कर दिया। उन्होंने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी को कहा कि वो दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूम रही हैं जैसे जंगल में हिरन घूमता है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा कि बेदोरी ने एक मरतबा फिर अपनी मुखालिफ खातून सोच को जाहिर किया है। बेदोरी ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता नर्क भोग रही है। गलियों की हालत देखिए, कभी आतिशी नहीं गई मिले और लोगों से, लेकिन अब इलेक्शन के समय जैसे जंगल में हिरनी भागती है वैसे आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी जैसे घूम रही है। आम आदमी पार्टी ने बेदोरी के रिमार्क्स पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बेदोरी ने एक मरतबा फिर खातून वज़ीर आला के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स किए हैं। दिल्ली के अवाम ऐसे बदज़बान लीडर्स और पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगे।
उत्तर प्रदेश की मथुरा में एक बस में आग लग गई, जिससे तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक यात्री की मौत हो गई और 49 दीगर बाल बाल बच गए। इस यात्री की पहचान 60 साल शेलम द्रुपदी की हैसियत से की गई है, जिसका ताल्लुक कोभीर मंडल से बताया गया है। आम आदमी पार्टी की कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कर का कहना है कि रमेश भिदौरी की बयानात बीजेपी की खातून मुखालिफ जहनीत की अक्कासी करते हैं। कोई भी खातून बीजेपी की हिमायत नहीं करेगी अगर वो रमेश भिदौरी के बयानात से वाकिफ हो। मुबैना शराब घोटाला केस में ईडी की जांच के बारे में उन्होंने कहा कि यह पहला मामला होगा जहां प्रोसिक्यूशन की मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन हमारे लीडरों को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ईडी कोर्ट ने कहा कि ईडी एक एहसास के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं, तो आम महिला के साथ तो इनका क्या ही व्यवहार, क्या ही रवैया होता हो। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी महिला भाजपा के साथ होगी। किसी भी महिला ने अगर रमेश भिदौरी की बयानबाजी देखी होंगी तो वो कभी भी भाजपा का साथ नहीं देंगी। एडवोकेट सौरभ पांडे, जो ईडी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कहा कि हमें शराब घोटाले की जारी तहकीकात के सिलसिले में कुछ सबूत मिले हैं। मुलजिम अरविंद सिंह ने अपने बयान में कहा कि कावासी लकमा को शराब का रिटेल की तरफ से माहाना 50 लाख रुपए अदा किए जाते थे। उन्होंने कहा कि शराब के कॉरटेल की तरफ से 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, जिसकी तस्दीक 2 लोगों के बयान से हुई थी। इसलिए इस घोटाले की रकम तकरीबन 72 रुपए थी और करोड़ों की मजीद तफ्तीश की गई और एक्साइज अफसरान ने तस्दीक की कि रकम का बंदोबस्त करके इसे भेजते थे। जगन्नाथ साहू, उनके बेटे के घर की तलाशी भी ली गई और कुछ डिजिटल शवाहिद के तजर्बे की बुनियाद पर पता चला कि ये 2 करोड़ रुपए सुकमा में उनके बेटे के घर की इमारत में इस्तेमाल हुए थे। सुकमा में कांग्रेस का दफ्तर है। अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं, कोई इकबाल खान है और जैन देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी कि यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी। दिल्ली कांग्रेस के सदर और बादली असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने कहा है कि मुझे अपने बदली खानदान पर पूरा भरोसा है कि वो हमें 5 फरवरी को तारीखी जीत दिलाएंगे। बदली और दिल्ली के लोग इस बात से नाखुश हैं कि प्रोजेक्ट जो हमने यहां से शुरू किया था वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। दिल्ली में कांग्रेस के वज़ीर आला के चेहरे पर वो कहते हैं कि पहले हमारे MLA मुंतखब होंगे, फिर वो बाहमी रजामंदी से फैसला करेंगे कि कौन वज़ीर आला होगा। हमारी पार्टी में कोई आमिरियत नहीं है। मरकज ने मुबैना शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को इख्तियार देने पर नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित का कहना है कि अगर इतना बड़ा मामला हुआ है तो ये वाज़ेह था कि इस मामले पर मुकदमा दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को इस मामले में शामिल किया है क्योंकि उन्होंने कैग की रिपोर्ट को दिल्ली असेंबली में पेश होने नहीं दिया। तेलंगाना की महबूबनगर जिले की राजापुर पुलिस ने माओवादियों के नाम से जारी धमकी आमेज खत के मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस केस की तफ्तीश जड़चल्ला रूरल CI नागार्जुना गौड़ की क़यादत में की गई, जिसमें अहम शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमान को पकड़ा गया। जराये के मुताबिक 10 जनवरी को रंगारेड्डी गोड़ागांव के रिहायशी चिटनोरी रवि कुमार ने राजापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इनके मुताबिक उनके घर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माविस्ट तेलंगाना स्टेट कमेटी के नाम से धमकी आमेज खत छिपा किया गया था। खत में उनके अलावा मौजूदा जड़चल्ला रुकन असेंबली
अनिरुद्ध रेड्डी और उनके हामियों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, जिससे उन्हें बदनाम करने और डराने की कोशिश की गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। तहकीकात से पता चला कि मरकजी मुलजिम शेख रफीक उर्फ बालू, जो पहले सियासत में सरगर्म था, वो अनिरुद्ध रेड्डी के करीबी साथी के तौर पर काम करता था। हालिया दिनों में बीआरएस पार्टी में शामिल हो गया था। अनिरुद्ध रेड्डी की कामयाबी से नाखुश रफीक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की। रफीक ने एक प्रिंटिंग प्रेस के जरिए माओइस्टों के नाम से जाली लेटर पैड तैयार करवाए और इन पर धमकियां आमेज मवाद तहरीर किया। जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत सकीना इट्टू ने बुध के रोज़ कहा कि राजौरी के सरहदी ज़िले के एक गाँव में 3 ख़ानदानों में दर्जन से ज़ायद अमवात किसी पुरस्रार बीमारी की वजह से नहीं हुई हैं, क्योंकि मरकज़ के ज़र-इंतज़ाम इलाके के अंदर और बाहर किए गए टेस्टों के मनफी नताइज आए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि बढाल गाँव में गुज़िश्ता साल 7 दिसंबर से 3 ख़ानदानों में होने वाली अमवात इंतहाई तशवीशनाक है और पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया इस राज से पर्दा उठाने के लिए तेज़ी से तहक़ीक़ात करेगी। गाँव में 11 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। दिसंबर में 8 और इस माह में 5 हलाकतें हुई हैं। महकमा सेहत ने 5 अफराद की मौत की इत्तला मिलने के बाद अपनी पूरी मिशनरी को मुतहरिक किया और 3500 देहातियों की घर घर स्क्रीनिंग की। उन्होंने नमूने लिए और जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज में जांच के लिए भेजे। चंद दिनों बाद मजीद 3 अफराद की मौत हुई, जिससे महकमे को मुल्क के आला सतह के इदारों की मदद लेने पर आमादा किया गया। साइबर पुलिस कश्मीर ने बुध के रोज़ कहा कि उन्होंने तौहीन-आमेज़ रिमार्क के जरिए फ़िरक़ावाराना बदअमनी को भड़काने के इल्ज़ाम में 6 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है और उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में रखा गया है। पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें तमाम सोशल मीडिया सारिफीन पर जोर दिया गया कि वो किसी भी ऐसे मवाद को पोस्ट करने, शेयर करने या बढ़ाने से गुरेज करें जो फ़िरक़ावाराना नफ़रत को फ़रोग़ देता हो, फ़िरक़ावाराना हम-आहंगी में खलल डालता हो। साइबर क्राइम कश्मीर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि साइबर पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी बदनीयती पर मबनी मवाद की निगरानी कर रही है, जिसका मकसद अमन को ख़राब करना है। कानून की मुतालिका दफ़ात के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कानून की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 6 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें फ़िरक़ावाराना बदअमनी भड़काने के इल्ज़ाम में सेंट्रल जेल श्रीनगर में रखा गया है। एसपी ने कहा कि 6 शरपसंदों पर BNSS की दफ़ा 126 और 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में नज़रबंद कर दिया गया है। बांडीपुरा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वालों के खातों से 5,50,000 रुपये की रकम बरामद करके अहम पेशरफ्त हासिल की और तमाम कानूनी रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इस रकम को मुतासरीन के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया है। ज़कात सेंटर इंडिया ने 14 और 15 जनवरी बरोज़ मंगल और चहारशंबे को हैदराबाद में जनूबी हिंदुस्तान के चैप्टर्स के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया। वर्कशॉप में जनूबी हिंद के मुख्तलिफ यूनिट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसका मकसद ज़कात के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना, बेहतरीन हिकमत अमली को बरकार लाना और मुस्तक़बिल की तरक्याती प्रोग्राम्स की मनसूबाबंदी करना शामिल था। वर्कशॉप के अख्तिताम पर 15 जनवरी 2025 बरोज़ चहारशंबे को मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल टोली चौकी हैदराबाद के कॉन्फ्रेंस हॉल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़कात सेंटर इंडिया के चेयरमैन जनाब सैयद एस अमीनुल हसन और सेक्रेटरी जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने मीडिया को वर्कशॉप के नताइज और मुस्तक़बिल के मंसूबों के बारे में आगाह किया। चेयरमैन एस अमीनुल हसन ने कहा कि ज़कात सेंटर इंडिया का नस्बुल ऐन है कि कमज़ोर और पसमानदा तबकों की मदद की जाए और उन्हें खुद मुख्तारी की तरफ ले जाया जाए। इस वर्कशॉप ने हमें यह मौका दिया कि हम अपनी हिकमत अमलियों का जायज़ा लें और उन्हें मज़ीद मौसर बनाएं। सेक्रेटरी जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने कहा कि हमने साल 2025 के लिए मजबूत मंसूबे तैयार किए हैं, जिनमें ज़कात की बेहतर तक़सीम, कम्यूनिटी की तरक्की और कारोबारी रहनुमाई शामिल हैं। हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ीन तक पहुँचना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात सेंटर इंडिया रोशन मुस्तक़बिल की तरफ पेशरफ्त कर रहा है और अपनी तमाम तर तवानाई और वसाइल के साथ कमज़ोर तबकों को खुद मुख्तार बनाने और उन्हें पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरअज़्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौलाना मोइनुद्दीन गाजी फलाही और सैयद तनवीरुल हक भी मौजूद थे। और ज़कात सेंटर इंडिया के ज़िमन में आप जो कुछ लोगों के सामने पेश करेंगे, उससे इंशाअल्लाह इस मुहिम और इस काम का भी फ़ायदा होगा और कौम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है मुसलमानों की जो माशी सूरत हाल है वो दिन दिन गिरते जा रही है। लेबर पार्टिसिपेशन का जो रेशो हो रहा है कि मार्केट से मुसलमान
मार्केट छोड़कर जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे और फिर ऐसा कोई इदारा नहीं है जो इस तरह के लोगों की सपोर्ट कर सके मुसलसल। तो ज़कात एक ऐसा टूल है जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को दिया है और ये ऐसा आजमुदा नुस्खा है कि दुनिया में बारहा इसका तजुर्बा किया गया और बारहा इसको सक्सेस मिला है। तो हम इस तरह के जो मुस्तहिक़ गरीब मुसलमान हैं उनको अपने रोज़गार चलाने के लिए फ्री वर्किंग कैपिटल देते हैं। तो ऐसा वर्किंग कैपिटल जो रिफंड करने की ज़रूरत नहीं उसे, तो पैसा लें, काम करें और उजरत वो कमा लें। तो ये एक बड़ा टूल है जो ज़कात के ज़िम्मन में अब तक हिंदुस्तान में वजूद में नहीं आया। अब तक का जो तरीक़ा है कि कंजम्पटिव ज़कात देते हैं कि पैसा लो, बिरयानी खाओ और फिर नेक्स्ट रेडी हो जाओ लाइन में ठहरने के लिए। तो ये लाइन सिस्टम को कट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पैसा इतना दें कि वो मार्केट में आकर कुछ कारोबार कर सकें। तो ये ज़कात सेंटर का सबसे जो पंच लाइन है कि आज का ज़कात लेने वाला कल का ज़कात देने वाला बन जाए। तो इस मुहिम के तहत 3 साल से ये काम हो रहा है और ये और पेश है कुछ बैन अल-अक़वामी खबरें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा सीज़ फायर समझौते के लिए अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई। हॉस्टेजेस की रिहाई और जंगबंदी के लिए एक समझौता तकरीबन तैयार है। हमास ने भी इसे मंजूरी दे दी है। इसराइली कैबिनेट की तरफ से इसकी मंजूरी अभी बाकी है। इसराइल के बाज़ वज़ीर इसकी मुखालिफत कर रहे थे, जिनमें कट्टर वज़ीर और लीडर बेज़लेल स्मार्ट और एटमर बिन गोयर शामिल हैं। खबर में कहा गया है कि नेतन्याहू ने बिन गोयर और स्मार्च को जंगबंदी समझौते की तायीद के बदले यहूदी बस्तियों के फैलाव और सख्त सिक्योरिटी कदम उठाने की पेशकश की है। इतलात में बताया गया है कि डील बहुत करीब है और 4 शुबे को भी कतर, अमेरिका और इजिप्ट के लीडर्स ने दोहा में बातचीत की है। वज़ीर फाइनेंस स्मार्च ने मुकम्मल फतह की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा कि मुकम्मल फतह से उनका मतलब हमास की फ़ौजी और शहरी एतबार से तबाही है। इसके अलावा उन्होंने इस तारीफ में तमाम अगवा किए हुए सिपाहियों की वापसी को भी शामिल किया है। जंगबंदी बातचीत के बावजूद इसराइल की बमबारी जारी है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 62 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा की वज़ारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 46,707 हो गई है। अब तक ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1,10,265 हो गई है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास ने इसराइल के साथ पिछले 16 महीनों से जारी लड़ाई में धक्के खाए हैं और नए फाइटर्स को जमा किया है। उन्होंने एक तकरीर करते हुए कहा कि वो ये बात दोहराना चाहते हैं कि हमास को सिर्फ फौजी तरीकों से हराया नहीं जा सकता। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब सीज़ फायर डील करीब समझी जा रही है, लेकिन अब भी जंग के बाद गजा के बारे में मंसूबे साफ नहीं हैं। ब्लिंकन अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ठोस बदल पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका जंग के बाद के गजा के लिए एक मंसूबे पर काम कर रहा है। लॉस एंजल्स में 6 मिलियन से ज्यादा लोग अब भी आग की वजह से खतरे में हैं। तेज हवाओं की वजह से सूरत हाल खराब हो गई है। मंगल को तेज हवाएं शुरू हुई और अब तक जारी हैं। अब अहदेदारों ने कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स की आग में 25 लोगों के मरने की तस्दीक कर दी है। अमेरिका के 10 बड़े शहर इस बहरान से मुतासर हैं। अहदेदारों ने बताया कि तेज हवाओं और फायर फाइटर्स को मुश्किलें पेश आ रही हैं और इससे तबाही और बढ़ सकती है। सांटाइना के इलाके से तेज हवाएं चल रही हैं और हवाओं की रफ्तार 70 मील फी घंटा तक है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आग से होने वाली तबाही किसी न्यूक्लियर सानहे की तबाही जैसी नजर आ रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
प्राण प्रतिष्ठा असल आजादी है। भागवत के इस बयान पर राहुल गांधी ने की सख्त तनकीद, कहा ये गद्दारी है। राहुल गांधी न तो मुल्क को समझते हैं और न ही आइन को समझते हैं। रविशंकर प्रसाद का रिमार्क। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है, संजय सिंह का दावा। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूम रही हैं जैसे जंगल में हिरन घूमता है। भदौरी ने एक मरतबा फिर खातून वजीर आला के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स किए। राजौरी के सरहदी जिले के गांव में 3 खानदानों में दर्जन से जायद अमवात। सकीना 2 ने कहा, अमवात किसी पुरस्रार बीमारी से नहीं हुई है। ज़कात सेंटर इंडिया की रोशन मुस्तकबिल की तरफ पेशरफ्त, ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिकीन तक पहुंचना हमारा मकसद। हैदराबाद में 2 रोजा वर्कशॉप के इख्तिताम पर एस अमीनुल हसन और अब्दुल जब्बार सिद्दीकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और नेतन्याहू ने नाराज वजीरों से किया कंप्रोमाइज, कहा सीज फायर डील की ताईद के बदले यहूदी बस्तियों को फैलाएंगे। और नाज़रीन, इसी के साथ प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।